Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. तो देखिए हमने लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसमें हम क्या क्या कर चुके हैं, पहले तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि उनका साइज वगैरह क्या होता है, कहाँ कहाँ मिलते हैं वो, ठीक है, हर जगह पे मिलते हैं क्योंकि हर एक टेम्परेचर हर एक उसको वो क्या कर लेते हैं, तकरीबन कई ऐसे हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी एडजस्ट कर जाते हैं, कई ऐसे हैं जो स्नो के अंदर डीप इन द सॉइल, मतलब हर तुम्हें उसके अंदर कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फिर कुछ हमारे पास कल्चरेबल हैं जिनको हम लैब में कल्चर कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम कल्चर नहीं कर सकते क्योंकि उनको लिविंग होस्ट की जरूरत है, जिसमें हमारे पास आते हैं वायरसेस। देन हमने कल्चर देखा था बैक्टीरिया और फंजाई का, उसके बाद हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे, उनको मैग्नीफाई किया हुआ है। देन हम देख रहे हैं कि हमने आज तक पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत मतलब पैथोजेनिक होते हैं, हमारा फूड स्पॉइल कर देते हैं, हमारे प्लांट्स की हमारी क्रॉप प्रोड्यूस कम कर देते हैं, हमारे स्टोर्ड फूड ग्रेन्स के ऊपर अटैक करते हैं। बट इस चैप्टर में जो हम कर रहे हैं दैट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूजफुल इन मेनी वेज, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में हमने पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स शुरू की हुई थी, तो उसमें हमने पहले लिया था कि हम दूध से दही कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ठीक है। देन योगर्ट कैसे बनाते हैं बाय स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, बटर मिल्क बाय यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, सोर क्रीम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से बनाते हैं। देन हमने बात की थी डोसा, इडली, उपमा, इसमें हम क्या करते हैं, ल्यूकोनोस्टॉक स्पीसीज यूज करते हैं। देन हमने बात की थी लास्ट क्लास में ब्रेड की, ब्रेड कैसे बनती है, ब्रेड का हम आटा जो फ्लोर होता है उसमें पानी और यीस्ट डाल के उसका डो बना के रख देते हैं 3-4 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे के लिए रख देते हैं। दैट स्टेप इज कॉल्ड लीवनिंग। लीवनिंग के टाइम पे 3 एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं, अमाइलेज, माल्टेज एंड जाइमेज। अमाइलेज स्टार्च के ऊपर एक्ट करके माल्टोज सिंथेसाइज करेगा, माल्टेज माल्टोज के ऊपर एक्ट करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है उसके ऊपर जाइमेज एक्ट करेगा, एथेनॉल और CO2 बनेगी, जिसकी वजह से डो तुम्हारा फूल जाए। और उस फूले हुए डो को हम बेक कर लेते थे, बेक करने के बाद जो हमारी CO2 है वो एस्केप हो जाती थी, इथाइल अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता था, तो क्या देखते थे कि ब्रेड सॉफ्ट और पोरस बन चुकी। उसके बाद हमने चीज देखा। चीज 3 तरह का है। पहले तो चीज होता क्या है, चीज जो है दैट इज द मिल्क कर्ड, जिसको हम पानी से सेपरेट कर देते हैं, वो जो लिक्विड पोर्शन होता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ वाटर, अगर 50 to 80% है तो सॉफ्ट चीज, अगर है अबाउट 45% तो सेमी हार्ड, अगर 40% से भी कम है तो उसको हम हार्ड चीज का नाम देते हैं। उसके बाद हमने 3 वैरायटीज और देखी चीज की। पहला है स्विस चीज, जिसमें बड़ी बड़ी तुम्हें होल्स मिलेंगी, क्यों, क्योंकि उसमें हम यूज करते हैं बैक्टीरिया प्रोपेनाई बैक्टीरियम शर्मानी, जिस जो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है। देन हमारे पास है रॉकेफोर्ट चीज, जिसमें हम यूज करते हैं पेनिसिलियम रॉकेफोर्टी। देन हमारे पास है ये कैमम्बर्ट चीज, इसमें हम फिर से फंगस यूज करते हैं राइटनिंग के लिए, दैट इज द पेनिसिलियम कैमम्बर्टी, ठीक है। फिर हम टोडी देखा था हमने, सदर्न ड्रिंक जो है उसका ड्रिंक है, ये सदर्न इंडिया का ड्रिंक है, सॉरी। तो ये फर्मेंटेशन ऑफ द पाम से उनके सैप जो निकलता है उसकी फर्मेंटेशन से हम देखते हैं वो बनता है। देन हम कर रहे थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उसमें हम बना रहे थे अल्कोहलिक बेवरेजेस बाय यूजिंग ब्रूअर यीस्ट दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ठीक है, बड़े बड़े वेसल्स के अंदर, जिनको हम बायोरिएक्टर्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो कैसे यीस्ट प्रोड्यूस होती है, तो तुमने देखा होगा कि रेस्पिरेशन का जो स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद जो पायरुविक एसिड मिलता है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती देन वो करता है फर्मेंटेशन यीस्ट वगैरह के अंदर और बना देता है अल्कोहल और CO2 रिलीज करता है,
ठीक है। तो उसमें हमने देखा था फर्मेंटेड में कि हमारे पास कौन कौन सी डिस्टिल्ड बेवरेजेस है, कौन कौन सी अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस है, किसमें कितना अल्कोहलिक कंटेंट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक करना है दैट इज द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मैंने थोड़ी सी तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दी थी। एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या है? एंटीबायोटिक्स का मतलब है दैट आर अगेंस्ट द लाइफ। किसकी लाइफ के अगेंस्ट? हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट द लाइफ ऑफ सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड फंजाई जो हमारे अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं, उनकी लाइफ के अगेंस्ट जो होएगी उसको हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक का। एंटी means against, bio means life, they are against the life in context with that of the disease causing pathogens। but हमारी लाइफ के ये प्रो है, क्योंकि जब हमें कोई बैक्टीरियल या फिर कोई फंगल अटैक होता है किसी डिजीज का, तो हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करके उस जो डिजीज है उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी ये लाइफ के लिए है, तो हम अपने लिए वर्ड यूज करेंगे प्रो लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स आती कहाँ से है? ये रिलीज भी कुछ हमारे पास पैथोजेनिक हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं अगेंस्ट अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी के ऊपर चलते हैं। तो पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक्स थी जो डिस्कवर हुई थी, और पेनिसिलिन भी जो थी वो चांस डिस्कवरी थी। इट वाज नॉट लाइक दैट के साइंटिस्ट उनको डिस्कवर करने बैठे थे, लेकिन चांस डिस्कवरी थी। तो ऐसी चांस डिस्कवरी को हम नाम देते हैं सेरेंडिपिटी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, उनकी एक डिश जो थी वो अनवॉश्ड रह गई, ठीक है। उसके ऊपर स्टेफाइलोकोकस का कल्चर लगा हुआ था। तो उन्होंने अगले दिन देखा कि वहां जो पेट्री डिश है उसमें मोल्ड ग्रो कर रहा है, पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन जहां जहां मोल्ड ग्रो कर रहा है वहां वहां स्टेफाइलोकोकाई जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा, जिससे उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो मोल्ड है पेनिसिलियम नोटेटम वो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, दैट केमिकल इज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ स्टेफाइलोकोकस, जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा। तो वहां से उन्होंने डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक। बट इसका जो इफेक्टिव यूज वगैरह है तब किसी को कुछ पता नहीं चला। तो इनके इफेक्टिव पोटेंशियल, जो पूरा फुल पोटेंशियल इसका तब जाके रियलाइज हुआ जब इसको चेन और फ्लोरे ने, ठीक है, इसको यूज किया गया। चेन एंड फ्लोरे ने बताया कि इसको यूज किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो जख्मी सोल्जर्स थे उनको ट्रीट करने के लिए। तो फिर हुआ क्या कि 1945 के अंदर फ्लोरे, चेन एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज मिला इसकी डिस्कवरी के लिए। तो आजकल ये एंटीबायोटिक्स जो है लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करता है, दैट इज द पेनिसिलियम, ये क्या नाम है उसका, क्राइसोजिनम से मिलती है आजकल ये एंटीबायोटिक। बट आजकल ये बहुत सारे डिजीजेस के लिए यूज नहीं की जाती, इसको खासकर यूज करते हैं सिफिलिस के लिए, क्योंकि ये एनाफाइलेक्टिक शॉक कर देती है, एलर्जिक रिएक्शंस कर देती है पेशेंट्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि एक अच्छी एंटीबायोटिक क्या होती है, ठीक है। तो अच्छी एंटीबायोटिक क्या होती है? देखो, पेनिसिलिन के बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई, जैसे हमारे पास एंटीबायोटिक्स है अगेंस्ट वैक्सीन, प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, इनके लिए, ठीक है। हम अपना वर्ड जो है, दुनिया जो है, उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते एंटीबायोटिक के अंदर, क्योंकि इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनिक हमारे आसपास घूम रहे हैं। अगर उनका कोई इलाज नहीं होएगा तो दे विल बी लाइक जैसे कोरोना वायरस है आजकल, है ना, ऐसे ही बन जाएंगे वो भी। है तो ये भी एक छोटा सा वही है, मतलब क्या कह सकते हैं हम कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो इधर उधर बाहर घूम रहा है ना। लेकिन यही है कि इसकी कोई हमारे पास वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो इट इज क्रिएटिंग हैवक। तो देखो, जो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी है, डेफिनेशन है, हमने कर ली। अब एंटीबायोटिक्स दो तरह की होती है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक, एक बैक्टीरियोसिडल। अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एक्शन हम इसको दो में क्लासिफाई करेंगे। एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रोक देना, जैसे कोई चीज चल रही है उसको वहीं पे रोक दो, दैट इज स्टैटिक, ठीक है। सिडिक का मतलब होता है मार देना, खत्म कर देना। तो बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या है? तुम्हारी बॉडी में बैक्टीरिया गया, तुमने एंटीबायोटिक खाई, जिसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक खाई वो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। सिडिक का मतलब है अगर तुमने उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक खाई तो वो बैक्टीरिया वहीं पे क्या हो जाएगा? मर जाएगा। समझ आई चीज? तो अकॉर्डिंगली दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एंटीबायोटिक जो है, एक हमारे पास होती है
नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जैसे हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया चला गया, उसके साथ के 2-3 और है, लेकिन जब तुम एंटीबायोटिक खा रहे हो वो सिर्फ उसी बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट तुमने खाई है उसके ऊपर ही एक्ट करेगी, आसपास के जो है उनको कुछ नहीं करेगी। दैट मीन्स नैरो स्पेक्ट्रम। एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि तुम जब उस एंटीबायोटिक को खाओगे, जिसके अगेंस्ट खाई है उसको तो खत्म करेगी ही करेगी, लेकिन जो उसके आसपास और बैक्टीरियाज उसी उसके बिलोंग करते हुए बैठे हुए हैं वो उनको भी सबको खत्म कर देगी। दैट मीन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ये एक एंटीबायोटिक का अच्छा करेक्टर है। उस एंटीबायोटिक को आइडियल कंसीडर किया जाता है जो एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ठीक है, तो अगर वो पूछ ले एग्जामिनर के एक अच्छी एंटीबायोटिक, जहाँ एक आइडियल एंटीबायोटिक के क्या करेक्टर्स आप बताओगे, तो आप लोग यही बताओगे कि इट शुड बी चीप, इजिली अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी जो एक्शन है वो अच्छा मतलब ठीक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, कोई एलर्जिक रिएक्शन कॉज ना करे, इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम और इजिली अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, क्लियर? हाँ जी मुस्कान, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम अगर हम कोरोना को देखें तो जो Yes, you can. हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है मुस्कान बोलो वो बेटा। भी ब्रॉड। ओके, शायद लगता है गलती से हो गया होगा, तो आगे चलते हैं। ये मुस्कान ने हमें मैसेज बॉक्स में भेजा है, hydroxychloroquine, it is not a anti it is a it also broad spectrum medicine। हाँ, बट अब अगर हम कोरोना की बात करें तो उसके अंदर तो इसका अब खास कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, रादर नेगेटिव इफेक्ट्स इसके ज्यादा आ रहे हैं। हमारे इंडिया में तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज ही नहीं की है कहीं, क्योंकि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा आ रहे हैं रादर देन पॉजिटिव। तो देखिए हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, नेम ऑफ द एंटीबायोटिक दिया हुआ है, फिर उसकी वो दी हुई है, क्या कहते हैं, सोर्स दिया है कहाँ से मिलेगी, देन मैकेनिज्म दिया है। एक्शन वाला मैंने खाली छोड़ दिया है क्योंकि एक्शन वाला मैं सोच रही हूँ कि तुम खुद ढूंढ के, थोड़ा सा एज अ होमवर्क तुम्हें दे देती हूँ, तो एक्शन तुम ढूंढ के इसके अंदर ये टेबल कंप्लीट करके मुझे सेंड करोगे। ठीक है, तो टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस, क्लास ऑफ टेट्रासाइक्लिन। एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, inhibit 50s ribosomes. Chloromycetin, streptomyces benzoeli, class of chloramaphenicol, inhibits protein synthesis. Aureomycin, aureofacian से मिलती है, class of tetracycline. Neomycin, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से मिलती है, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम, डिसरप्ट बैक्टीरियल सेल वॉल, नॉट इफेक्टिव फॉर माइकोप्लाज्मा. टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस. Bacterial 30S ribosomal subunit, blocking incoming amino acetyl transfer RNA from binding to ribosome receptor site. Streptomycin, Streptomyces gracious, inhibit 30S ribosome binding. ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है नाम, जो एनसीईआरटी के अंदर हैं 2-4 वही याद कर लो। एनसीईआरटी में भी इस चैप्टर में तो एक आधा ही होएगा, जो तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें 3-4 के नाम दिए हुए हैं, जैसे वो एंटीबायोटिक, वो हम उसको एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं, क्लोरामाफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, एंड देन तुम्हारे पास वो एम्पिसिलिन है। ठीक है, इनके नाम दिए हुए हैं, इनका सोर्स याद रख लो और कुछ नहीं। मैकेनिज्म हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इसके ऊपर हमें क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये मैंने वैसे लिख दिए तुम्हारी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ तक वैसे हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने एक बार तुम्हें रिवाइज करा दिया, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम्स हम जितनी बार रिवाइज कर ले उतनी बार जो है वो हमारे लिए ठीक रहता है। उसके बाद हम करते हैं केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिकल्स, एंजाइम्स और दूसरे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हम। तो इसमें पहले हमारे पास जो है कुछ एसिड्स हैं, ठीक है, जिनकी हम बात करेंगे। माइक्रोब्स को हम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उसमें भी यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, इनको जो है यूज कर सके कमर्शियल बेसिस के ऊपर। तो इसमें हमारे पास कुछ एसिड्स हैं,
तो एसिड्स जो हैं उसमें मैंने सोर्स ऑफ एसिड दिया हुआ है, कौन सी फंगस कौन से बैक्टीरिया से मिलेगा, एसिड का नाम दिया हुआ है, और इसका जो यूज वगैरह है वो मैं तुम्हें साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला कॉमन देखते हैं हम, दैट इज एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया है, उससे हमें मिलता है एसिटिक एसिड। अगर तुम्हें एसिटिक एसिड का पता हो तो एसिटिक एसिड बेसिकली इट इज विनेगर। तो जो हम अचार या खट्टी चीजें नूडल्स वगैरह बनाते हैं उनके अंदर ये विनेगर डलता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड बेसिकली हम यूज करते हैं अपनी फूड प्रोडक्ट्स के अंदर डालने के लिए एज अ विनेगर, ठीक है। तो विनेगर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हम इंसेक्टिसाइड्स और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो पहला तो याद रहेगा एसिटिक एसिड मिलता है फ्रॉम एसिटिक एसिटोबैक्टर एसिटाई से। देन बात करते हैं हम सिट्रिक एसिड की, ठीक है। पहला लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड, ये हमें मिलता है एस्परजिलस निगर से, ठीक है। इसमें हम कैंडिडा लिपोलिटिका को भी यूज कर सकते हैं। ये हम एस्परजिनस निगर एक फंगस है उससे मिलेगा सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हमने कुछ डाई करवाना है तब यूज होएगा, ठीक है। मेडिसिन में यूज होता है, इंक्स में यूज होता है, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है फूड्स और कैंडीज वगैरह के अंदर। जो फूड्स कैंडीज हमें पैकेज्ड मिलते हैं उनके अंदर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है ये। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है, बैक्टीरिया से मिलता है ब्यूटायरिक एसिड, और उसका नाम है एसिड, इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से हमें मिलेगा दैट इज द ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड को भी हम इंडस्ट्रियल यूज करते हैं इसको एनग्रेविंग के लिए मेडिसिन वगैरह के अंदर, या फिर इसको एज अ फूड प्रोडक्ट्स के अंदर इसको भी यूज किया जाता है। देन इसमें हमारे पास आता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड यूज होता है इसमें। तो लैक्टिक एसिड का तो यूज तुम्हें पता ही है कि क्या करते हैं हम, इसको यूज करते हैं हम फॉर द पोटैटो स्टार्च मोलेसिस वगैरह की फर्मेंटेशन करने के लिए लैक्टिक एसिड को यूज करते हैं। देन हमारे पास यीस्ट सेरेविसई, तुम्हें पता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसई, इट इज यूज्ड एट द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। तो बेटा इनके नाम, कौन सा एसिड मिलता है, एक एक यूज इनका याद रखो, ज्यादा यूजेस याद रखने की जरूरत नहीं है। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस निगर से मिलता है। सिट्रिक एसिड का हमने यूज किया था दैट इज डाई के अंदर, इंक्स के अंदर, फ्लेवरिंग एजेंट फॉर फूड्स एंड कैंडीज। देन हमने एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड जो है एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलता है दैट इज यूज्ड एज अ विनेगर। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड मिलता है, इससे हमें लैक्टिक एसिड को हम फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च मोलेसेस पोटैटो इनके लिए यूज करते हैं जब हमने कोई इनसे जो है अल्कोहलिक बेवरेज तैयार करनी होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंजाइम सिंथेसिस है। तो कौन कौन से एंजाइम्स हैं, पहले हमारे पास है लाइपेजेस। लाइपेजेस जैसे तुम्हें नाम ही बता रहा है, लाइपेजेस जो है वो लिपिड्स के अगेंस्ट काम करेंगे। कब काम करेंगे, जब हमारे कपड़ों के ऊपर जो है कोई ऑयल का स्टेन वगैरह लग गया, ठीक है। तो हम इनको लाइपेजेस को किस में डालते हैं, जो हमारे ये होते हैं डिटर्जेंट्स होते हैं, जहाँ हम डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं, या केक्स होते हैं जिसको साबुन की टिक्की बोलते हो तुम, ठीक है, उसके अंदर लाइपेजेस यूज होते हैं। तो कपड़ों के ऊपर जब हम उनको यूज करते हैं तो जो भी उनके ऊपर ऑयली स्टेन्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। अब बात आई इसके सोर्स की कि लाइपेज का सोर्स क्या है। लाइपेजेस जो है वो हमें बेसिकली मिलते हैं इसी से, राइजोपस की स्पीसीज से मिलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस जो हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ से, फ्रॉम एस्परजिलस निगर और बैसिलस की स्पीसीज से मिलेंगे। एस्परजिलस निगर और बैसिलस की स्पीसीज से मिलेंगे, ठीक है। तो इनको कहाँ पे यूज करते हैं हम, देखो हम घर में जूस बनाते हैं, वो जूस इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन जो हम बॉटल में पैक्ड जूसेस वगैरह यूज करते हैं वो बिल्कुल क्लियर जूसेस होते हैं, है ना, बिल्कुल क्लियर होते हैं वो। तो इसलिए क्यों क्लियर होते हैं, क्योंकि उनके बीच में कुछ एंजाइम्स यूज किए जाते हैं फॉर द क्लैरिफिकेशन, दैट आर द एंजाइम्स पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, ये एंजाइम्स हमें मिलेंगे फ्रॉम ये एस्परजिलस एंड बैसिलस स्पीसीज से मिलेंगे, ओके।
देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हें आएगा ही आएगा पेपर में, कहीं पे भी पूछा जाए, दैट इज द स्ट्रेप्टोकाइनेज। बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन इसको थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको क्या बना दिया गया है, एज अ क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर का मतलब क्या है? तुम्हें पता है किसी को हार्ट अटैक कब होता है? अटैक कब होता है? जब उसके ब्लड के क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो ब्लड की सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ब्लड की सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं, तो वो ब्लड इकट्ठा होके क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करता है तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है? हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो है फिर उसको क्या किया जाता है, ऐसे इंसान को जिसका ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है जिसको, उसको सबसे पहला इंजेक्शन जो दिया जाता है दैट इज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस, ताकि जो भी क्लॉट्स वगैरह उसके ब्लड के अंदर हैं वो बर्स्ट हो जाए और उसका जो ब्लड की सप्लाई है वो कंटिन्यूअसली शुरू हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको क्या बना दिया गया है? क्लॉट बस्टर। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो मतलब पेशेंट्स हैं जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुई है लीडिंग टू हार्ट अटैक, उनके वेसल्स के अंदर जितने भी क्लॉट्स बने हुए हैं उन क्लॉट्स को तोड़ने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस ये वाला एंजाइम यूज करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस का उनको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो क्या है कि क्या किया जा सके, उसको क्लॉट्स को रिमूव किया जा सके और उसकी जो सप्लाई है उसके पहले ईसीजी वगैरह करके सारा कुछ चेक करके फिर उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपेज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज के ऊपर कोई क्वेश्चन आए ना आए पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर पक्का आएगा। और अगले दो जो मैं कराने जा रही हूँ, अगला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल तुम्हारे पास जो है दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। इसको हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज करते हैं इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। देखो, हमारी बॉडी के अंदर हमारे पास दो इम्यूनिटी है, दो तरह की। एक हमारे पास है इन्नेट इम्यूनिटी, एक हमारे पास है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट होती है जो हम सारे लेके पैदा होते हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास भी है, छोटे बच्चे के पास भी है, आप लोगों के पास भी है, सबके पास है, वो इनबिल्ट है, सभी के पास प्रेजेंट है। लेकिन एक्वायर्ड होती है जो विद लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं। जैसे मुझे अगर टाइफाइड हुआ तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी मेरी बॉडी में आएगी। ऐसा नहीं कि जो मेरे आसपास सारे लोग रहते हैं या जितने मेरे जानकार हैं सभी में इम्यूनिटी आ जाएगी, नहीं। जो जिस डिजीज के साथ एनकाउंटर करता है उस डिजीज की इम्यूनिटी उसी में आती है। जैसे चिकन पॉक्स एक बार किसी को हो गया, कहते हैं दोबारा नहीं होएगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी आ चुकी है। ठीक है, तो क्या होता है, इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज द क्या कहते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए होती है। ठीक है, अब देखो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसकी एक खास बात है। क्या खास बात है? कि ये जो है वो नॉन सेल्फ और सेल्फ को पहचानती है। उसको पता है कि मेरी बॉडी का अपना कौन है और मेरी बॉडी का अपना कौन नहीं है, तो वो उसी के ऊपर अटैक करती है जो मेरी बॉडी का अपना नहीं है, मतलब जो बाहर से आई हुई चीज है। अब देखो, सपोज करो किसी का कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, है ना? जैसे किसी की किडनीज फेल हो गई, एक किडनी फेल हो गई या फिर दोनों किडनीज फेल हो गई, तो डॉक्टर उसको कहता है कि तो आप एक किडनी ले लो, एक किडनी काफी है। तो अब वो किसी से किडनी लेगा, पहले किससे किडनी लेगा? वो पहले तो वो बिल्कुल अपना जो है, अगर उसका कोई वो है ट्विन है ना, उसकी वो लेगा। ये तुम्हें उसमें बताऊंगी मैं क्या कहते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर के कैसे लेते हैं हम ग्राफ्ट, कैसे किसी से ऑर्गन ले सकते हैं, क्या सीक्वेंस होता है। तो पहले तो वो अपना कोई, अगर उसका कोई ट्विन है बिल्कुल सेम, उससे लेगा, है ना? अगर ऐसा नहीं है तो वो सिबलिंग से लेगा, अपने क्लोजली रिलेटेड से। तो अगर उससे लेता है तो उसकी बॉडी को पहचान आ जाती है कि ये किडनी मेरी अपनी नहीं, ये तो कहीं और से आई है। तो उसकी बॉडी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। कौन? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जब अटैक करना शुरू करती है तो बॉडी के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं होने देती, क्योंकि ये तो बॉडी का फंक्शन है, प्रॉपर्टी है ये बॉडी की। फिर ऐसे इंसान को इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स दिए जाते हैं जो उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस, दबा देते हैं, ताकि वो ऐसा एक्शन कोई शो ना करे। अगर वो ऐसा एक्शन शो नहीं करेगा तभी किडनी उसकी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट होएगी, एक्सेप्ट होएगी तो काम करेगी, काम करेगी तो वो इंसान जो है फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट होएगा, नहीं तो उसको डायलिसिस के ऊपर रखा जाएगा, है ना? ठीक है,
तो इसीलिए फिर उसको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिया जाता है, और वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कौन है? साइक्लोस्पोरिन ए। कहां से मिलता है? फ्रॉम द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलेगा, और इसका नाम क्या है? दैट इज द साइक्लोस्पोरिन ए। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है इन केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले जो होते हैं, दे आर ऑलरेडी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी जो है कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, मतलब दबाया हुआ होता है। तो ऐसे इंसान के पास कम ही जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमें क्या इन्फेक्शन हो, और उसका तो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी दबाया हुआ है, तो हम उसको भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टैटिन्स। स्टैटिन्स कौन प्रोड्यूस करती है? यीस्ट। यीस्ट का नाम क्या है? मोनास्कस पुरपुरियस, ठीक है। इट हैज बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तुम देखो, जिसको भी किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होएगी, ठीक है, उसकी जो मेडिसिन चल रही होएगी, उसकी मेडिसिन के जो कंटेंट्स हैं, जो सॉल्ट वगैरह हैं, उसको रीड करके देखना, उसके पीछे स्टैटिन जरूर लगा होएगा, लीवोस्टैटिन, ऐसा स्टैटिन, कुछ भी स्टैटिन वर्ड पक्का लगा हुआ होएगा। इसका मतलब उसके अंदर क्या डाले हुए हैं? स्टैटिन्स डाले हुए हैं। दैट आर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, जो कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कम करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है अल्टीमेटली यही है मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो करवाता है, ठीक है। इसी की वजह से कहते हैं कि हार्ट अटैक्स वगैरह इसी की वजह से आते हैं। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल बंदे का कम ही हो तो ठीक है, ठीक है। इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या करता है? जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये उसको क्या कर देता है? मतलब रोक देता है, इनहिबिट कर देता है उस एंजाइम को। और उस एंजाइम का नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारील कोएंजाइम ए रिडक्टेस, HMG-CoA रिडक्टेस, HMG कैपिटल में, दैट कोएंजाइम ए CoA रिडक्टेस। मैं इधर लिख रही हूँ बोर्ड के ऊपर, अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस, ये इसका नाम है पूरा, ठीक है। और इसकी जो है फुल फॉर्म क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारील, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल, मिथाइल ग्लूटारील जो है वो साथ साथ है, ठीक है। बीटा मिथाइल ग्लूटारील, उसके बाद कोएंजाइम ए रिडक्टेस। बेसिकली दिस इज द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो वो इस एंजाइम को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट जो है बॉडी के अंदर, उसकी सिंथेसिस जो है वो बंद हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? स्टैटिन्स। तो आज हमने जो है, पहले हमने किए कुछ एसिड्स, उसके बाद हमने किए कुछ एंजाइम्स और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स किए, ठीक है, जिसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट थे जो याद रखने हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज बाय स्ट्रेप्टोकोकस, थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई किया है टू एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर। साइक्लोस्पोरिन ए फ्रॉम फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक्ट्स एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। Then statins that are produced by yeast Monaskos purpureus, और इनको हम यूज करते हैं एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। तो कैसे काम करते हैं? बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसके बिना हमने किए थे कुछ एसिड्स, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, देन हमारे पास था ब्यूटायरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। इनके यूजेस और इनका सोर्स जो है उसको याद रखना है। उसके बिना एंजाइम्स जैसे लाइपेज हो गए, पैक्टिनेजेस हो गए, ये सारे एंजाइम्स भी हमने जो है वो याद रखने, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो किसी ने? तो ये देखो एंजाइम्स वगैरह सारे दिए हुए हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा है हमारे पास, मतलब वो एंजाइम्स तो हमने करे ही हैं, वो एनसीईआरटी से थे। ये सारे एंजाइम्स डाले हुए हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। अमाइलेज, एस्परजिलस निगर, बैसिलस अमाइलोल्यूकिफेशियंस, बैसिलस लाइक्नोफॉर्मिस, इससे मिलता है। देन तुम्हारे पास याद रख लो एक तुम लाइपेज, एस्परजिलस निगर,
then pectinase, Aspergillus niger, protease, Aspergillus niger, Aspergillus oryza, Bacillus subtilis, then Trichoderma. बस ये 4-5 याद रखने हैं, बाकी सारे याद करने की जरूरत है। ओके, ठीक है जी। देन इसके बाद हमारे पास आता है एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखो ध्यान से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी। अब क्या है, सीवेज के अंदर पानी कहां से आता है? पहली बात तो सीवेज के अंदर पानी कहां से आता है? पहले तो हमारे घरों का पानी। हमारे घरों के पानी के अंदर कौन कौन सा पानी होता है? हमारे वॉशरूम का पानी, वॉशरूम के अंदर हमारी टॉयलेट का पानी, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है, फीकल मैटर के पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है तो फीकल मैटर के साथ उसके जर्म्स भी बाहर निकलेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, सारा कुछ बाहर निकलेगा, तो उसके जर्म्स भी उस पानी में हो सकते हैं। मतलब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। जैसे किसी को डायरिया है ना, डायरिया है तो उसके अंदर क्या होएगा, कॉलरा है, विब्रियो कॉलरी प्रेजेंट होंगे, तो ये सारे फीकल मैटर के साथ पानी में आएंगे और वो पानी सीवेज पानी में मिक्स होएगा जाके। दूसरी चीज, हमारे वॉशरूम का पानी, जिसमें हम सोप यूज करते हैं, देन हम शैम्पू यूज करते हैं, उसमें वो सारे केमिकल्स हो गए। देन हमारी किचन का पानी, किचन के पानी के अंदर हम कई बार क्या करते हैं, सब्जी की तरी गिरा दी, उसमें ऑयल्स हैं, ठीक है, कुछ सब्जी दाल ऐसी चीजें गिर जाती हैं, है ना, चाहे जितनी भी कोशिश करो उनको बाहर निकालने की, तो ये सारी चीजें होंगी। फिर हम अपने फ्लोर्स वगैरह क्लीन करते हैं, मिट्टी हो गई, कई बार पेपर ऊपर। फिर क्या होता है, कई बार बड़ी तेज बारिश आती है, तो जितना भी लिटर बिखरा होता है सड़कों के ऊपर, पत्ते, ये क्या कहते हैं, पेपर्स वगैरह, ये पानी के थ्रू इकट्ठे होके किसी ना किसी सीवेज के उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये सारा कुछ किसमें प्रेजेंट होता है? सीवेज वाटर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, कई बार इस सीवेज वाटर को किसी ऐसे ही वाटर बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। वाटर बॉडी जैसे गंगा हो गया, है ना, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होगी, यमुना हो गया, इनके अंदर हमने ऐसे ही सपोज करो डिस्चार्ज कर दिया। तो ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया, अब जो गंगा या यमुना का पानी है वो भी खराब होना शुरू हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस पानी को किसी वाटर बॉडी के अंदर रिलीज करने से पहले इस पानी को ट्रीट करते हैं। तो उस प्लांट को जो गंगा एक्शन प्लान के अंडर आता है, यमुना एक्शन रिवर एक्शन प्लान के अंडर आता है, उसको हम नाम देते हैं एसटीपी का, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो जरा ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप बच्चे इसका जो है, दैट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट का नाम भी देते हैं। इसमें हम दो चीजें करेंगे, पहली चीज करेंगे फिल्ट्रेशन, और दूसरी चीज इसमें जो करेंगे हम, दैट इज द सेडिमेंटेशन। इसमें हम दो चीजें करेंगे, पहली चीज हम जो करेंगे दैट इज द फिल्ट्रेशन, और दूसरी चीज हम जो करेंगे दैट इज द सेडिमेंटेशन। पहली देखो क्या, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, सारा सीवेज का पानी इकट्ठा कर लो गंदा, ठीक है, तो क्या करो, ऐसे बड़े फिल्टर्स लगे होते हैं, ऐसे कर, सबसे पहले पोर साइज बहुत बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उनके बीच में से गंदे पानी को पास कर देते। तो जितनी भी फ्लोटिंग चीजें होंगी, पत्ता, पेपर, कुछ भी होएगा, वो सारी चीजें जो है वो छन जाएंगी, ऊपर रह जाएंगी, और साफ होके पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। तो तुमने जितनी भी फ्लोटिंग डेब्रीज थी उनको फिल्ट्रेशन से रिमूव कर, उसके बाद करनी है सेडिमेंटेशन। जो तुम्हारा नीचे पानी आया है, अभी भी उसके अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, मिट्टी है, रेत है, कुछ भी है, सिल्ट है, सैंड है, ऐसी चीजें, तो उस पानी को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, खड़ा रहने दो थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए। तुम क्या देखोगे, धीरे धीरे मिट्टी, ग्रिट, पेबल्स, जो भी चीजें हैं वो सारी नीचे सेटल हो जाएंगी, और ऊपर ऊपर क्लियर वाटर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला ट्रीटमेंट है, जिसको नाम दिया फिजिकल ट्रीटमेंट का, जहां हम इसको नाम देंगे किसका, दैट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट का। इसमें हमने पहले फिल्ट्रेशन करके फ्लोटिंग डेब्रीज हटा दी, उसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन, पानी को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख दिया, जितनी भी चीजें सस्पेंडेड थी सारी नीचे सेटल हो गई। तो जो तुम्हारे पास ऊपर ऊपर पानी आ गया उसको हमने उतार लेना है, उसको अब हम नाम देंगे किसका, एफ्लुएंट का, इट इज नोन एज एफ्लुएंट, ठीक है। अब हम उस पानी को कहाँ लेके जाएंगे,
दैट इज इन द टैंक, जो हमारा दूसरा ऑक्सीडेशन टैंक्स हैं उनके अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमने उस पानी को उस टैंक के अंदर ले गए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा स्टार्ट हो रहा है। सेकंड स्टेप जो है हमारा, उसको हम नाम देते हैं किसका, दैट इज द क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, या फिर उसको कहते हैं हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखो तुमने ये पानी खड़ा रखा, ठीक है, इस पानी में नीचे नीचे सारी चीजें सेटल हो गई, ऊपर ऊपर पानी आ गया। तो जो ऊपर पानी आया है इसको तुम अब किसका नाम दे रहे हो, प्राइमरी एफ्लुएंट का, और जो नीचे चीजें सेटल हो गई इसको किसका नाम दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्लज। इसको हम नाम देंगे किसका, प्राइमरी स्लज का। ओके ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेप जो है तुम्हारा, दैट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व, ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसके अंदर हम। तो हमारे पास क्या है, एक टैंक होता है बना हुआ, एसटीपी के अंदर ही वो टैंक होता है। देखते हैं, ये देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज में हमारे पास एक टैंक होता है, उस टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा। देखो उसके अंदर, उसको ऑक्सीडेशन टैंक का नाम भी दे देते हैं हम। उसके अंदर ऑलरेडी क्या पड़ा होता है, मैं इधर रखती हूँ स्लाइड को। उसके अंदर देखो ऑलरेडी क्या पड़ी होती है, फ्लॉक्स। व्हाट आर फ्लॉक्स, फ्लॉक्स होती हैं बैक्टीरिया along with filamentous fungi। filamentous fungi बैक्टीरिया के ऊपर ऐसे मैश वर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, जैसे तारों का हम ऐसे नहीं बना देते, ऐसे ऐसे, दिस इज मैश वर्क, ऐसे मैश वर्क बना लेगी, उसको कहते हैं फ्लॉक्स। जो पानी तुमने अंदर भेजा है, अभी भी उस पानी के अंदर घी, तेल, ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उस पानी का ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक वेस्ट उस पानी में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जो फ्लॉक्स है उसके अंदर क्या है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, वो उस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेगी, क्योंकि पानी अभी गंदा है। गंदा पानी मीन जितना पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होता है, वो उतना ही पानी क्या होता है, गंदा होता है। मेरे पास 1 मिनट 50 सेकेंड रह गए, अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया तो इसको दोबारा कनेक्ट करना, हम एसटीपी पूरा कर लेंगे आज। ठीक है, तो वो जो गंदा पानी था उसके अंदर क्या था, ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा था, जिसकी वजह से पानी जो था उसकी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो थी वो ज्यादा थी, और उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट कम था। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर ज्यादा है मतलब पानी साफ है, अगर बीओडी ज्यादा है तो पानी गंदा है। ठीक है, तो बीओडी क्या होती है पहले हम देखते हैं। ठीक है, देखो बीओडी क्या होती है, मैं सोच रही हूँ ये रुकी जाए, चलो। बीओडी देखो क्या होती है, बीओडी होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मींस 1 लीटर मैंने पानी ले लिया गंदा वो वाला, अब इस 1 लीटर पानी के अंदर जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करना है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सारे के सारे को, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, किसको, बैक्टीरिया और फंजाई को। जितनी ऑक्सीजन की उनको जरूरत पड़ेगी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इस 1 लीटर पानी को डिग्रेड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बीओडी। उसको हम बीओडी का नाम, तो वो पानी कहाँ से लेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो वो इसी पानी से खींचेगा, इसीलिए पानी की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होएगी, बीओडी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने उसके अंदर फ्लॉक्स ऑलरेडी डाली हुई थी थोड़ी सी, जिसको हम इनोकुलम का नाम देते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कहाँ से आई वो, अभी बताती हूँ मैं कहाँ से आई वो। ठीक है, तो फ्लॉक्स डाली हुई थी जिसको हम इनोकुलम या स्टार्टर का नाम लेते हैं। फ्लॉक बेसिकली क्या है, इट इज द नेटवर्क ऑफ बैक्टीरिया अलोंग विद फिलामेंटस फंजाई। ठीक है, तो वो हमने डाली हुई थी। अब